नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल राहुल ने जैसे ही एक्शन मोड लिया, आपको याद होगा कि बंगाल के चुनाव के बाद, तमिलनाडु के चुनाव के बाद एक र्यूमर फैलाई गई कि डीएमके और राहुल गांधी में भयंकर जंग हो गई है। उन्होंने छुरा घोंप दिया, किसी ने बताया पेट फाड़ दिया है। ये सब बातें मीडिया के द्वारा कही गई, बड़ी उसको घटना को तेजी दी गई। डीएमके भी गुस्सा में थी, उन्होंने भी एक लेटर जारी कर दिया कि हमें अलग बैठने के लिए जगह दी जाए। लेकिन कल जो हुआ वो एकदम अलग था। कल जो चिट्ठी लिखी गई सीजीआई को, उसमें डीएमके भी थी, उसमें आम आदमी पार्टी भी थी। चाहे तो इसमें भूमिका ममता बनर्जी ने निभाई हो, उन्होंने कहा हो कि बिना कांग्रेस के हम सब लोग डूब जाएंगे। एक एक कर सब डूब गए, तैरने के चक्कर में कि हम अकेले तैराक हैं, कांग्रेस सबको डुबो देती है। तो कांग्रेस तो किनारे चली गई, लग गई है, लेकिन हम सब डूब गए, इसलिए कांग्रेस का सहारा लेना पड़ेगा। और इधर बिरला को नोटिस दे दिया गया कि भैया राजनाथ सिंह के बयान की जांच कराइए और राजनाथ सिंह की जो पोजीशन सामने आई है उसका सच बताइए क्या है। भाजपा पूरी तरीके से बैकफुट पर है। जो मोदी के सभी प्लान थे कि हम जोड़ तोड़ कर लेंगे, इसके सांसद उसमें मिला देंगे, उसके सांसद इसमें मिला देंगे, ये सब प्लान फेल हो गया। तो मीनू जी, आगे हम आपसे सवाल करें उससे पहले हम समझना चाहेंगे कि ये पूरा गेम क्या है। जी, देखिए, ये जो आपने इंडिया गठबंधन की बात की, तो इसमें जो डीएमके और जो आपका नया आम आदमी पार्टी, ये लोग, आपको ध्यान होगा कि पिछले 1 महीने पहले इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग बुलाई गई थी ममता बनर्जी के आग्रह पर। उस आग्रह में डीएमके और आप दोनों ही नहीं आए थे, लेकिन मतलब उससे यह मैसेज गया था कि ये लोग शायद अभी इंडिया गठबंधन टूटने जा रहा है और तार-तार हो जाएगा धीरे धीरे, कभी कोई हटेगा, कभी कोई पीछे हटेगा। लेकिन उसके बाद से 1 महीने बाद फिर सूरत बदली, फिर सिनेरियो बदला, और अब जब एसआईआर को लेके, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेके, जो अभी जो इंडिया गठबंधन ने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में डीएमके ने और आपने भी साइन किए हैं, आम आदमी पार्टी ने साइन किए हैं। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप राहुल गांधी का स्टेटमेंट ले लें। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उनसे सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, ये उनकी टेम्परेरी नाराजगी हो सकती है डीएमके की या आपकी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो नीतिगत मसले हैं, वो जो नीतिगत मसले हैं, जो विचारधारा को लेकर मसले, उसमें डीएमके हमारे साथ ही आएगा, छोड़ेगा नहीं। और एग्जैक्टली वही हुआ, क्योंकि एसआईआर जो है वो नीतिगत मसला है। एसआईआर का जो फर्क है, जो नुकसान है, वो उनको भी पड़ा है, भले उनकी सरकार वहां थी, लेकिन एसआईआर करने वाले अफसरों की जो तौर तरीके थे, वो उससे उनको नुकसान तो उनको भी पहुंचा है। कुछ तो विजय का करिश्मा था वहां, लेकिन उसके अलावा जो टैलेंट खुद हार गए, तो उसमें भी उनको लगता है कि ये तो जो 2019 का, जो अभी 29 का जो इलेक्शन आएगा, तो उसमें तो बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो इसके लिए, और आम आदमी पार्टी इस एसआईआर का खामियाजा भुगत चुकी है। विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है, और न केवल सुपड़ा साफ हुआ, इवन अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए, जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि नंबर 1 की इतनी बुरी हार होगी आम आदमी पार्टी की, और केजरीवाल अपनी सीट हार जाएंगे। अब आप कहेंगे कि लोग साथ में जुड़ कैसे गए? तो जैसे अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि जो लोग इंडिया गठबंधन की एकता में पंगा डाल रहे थे, उनमें सबसे प्रमुख नाम था आपकी ममता बनर्जी का, उसके बाद थे अरविंद केजरीवाल, उसके बाद थे केसीआर तेलंगाना वाले। उनका मकसद ये था कि हम एक थर्ड फ्रंट बना लें। उसमें कई बार आपके जो ये अखिलेश थे, वो भी शामिल हो जाते थे वो भी मीटिंग्स पे। तो उनका ये था कि हम एक अलग से थर्ड फ्रंट बना ले, और उसमें क्या होगा, थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो जो कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं, या उनका मानना था कि जो कांग्रेस के पिछलग्गू हैं, वो क्योंकि कुछ कर नहीं पाएंगे, तो लिहाजा पब्लिक जो है, जो मोदी से नाराज पब्लिक है, वो कांग्रेस लेड गठबंधन की तरफ जाएगी नहीं, वो हमारी तरफ आएगी। और हालात यहाँ तक थे कि ममता बनर्जी ने तो वो खुद तो एक मीटिंग में आई थी, उसके बाद वो कभी मीटिंग्स में आई नहीं, उनके प्रतिनिधि आते थे। और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने तो इंडिया गठबंधन ज्वाइन ही नहीं किया था बहुत समय तक।
इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी ने कब ज्वाइन किया, जबकि जो केजरीवाल जो है जेल जाने की तैयारी हो गई, तब केजरीवाल को ये लगा कि जरूरी है कि जो मेरा पार्टी है वो बिल्कुल ही छिन्न भिन्न न हो जाए, इसलिए इसलिए जरूरी है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाएं। तो वहां से केजरीवाल और उनका वो हुआ था, लेकिन आगे की बात अभी बात करेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं शिव कुमार जी? मैं ये कह रहा था कि जैसे जब परेशानी आती है विपक्ष पर, तो विपक्ष को सब समझ में आती है कि बिना कांग्रेस के काम नहीं चलेगा, और जैसे ही कांग्रेस कहती है कि हमारे साथ गठबंधन कर लो, तो सारे दल ये कहते हैं कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए। भाई जो सत्ता में जाएगा, मीनू जी मेरा एक गंभीर सवाल है आपसे, जो सत्ता बनाएगा, मान लीजिए ममता बनर्जी बंगाल में बनाएंगी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, तो बड़ा दिल तो उसे दिखाना पड़ेगा जो सत्ता का पास जाना, जिसे सत्ता मिलनी है। बड़ा दिल जिसकी सीटें ही कम होंगी, बड़ा दिल दिखा के क्या करेगा? कांग्रेस का बड़ा दिल लोकसभा चुनाव में दिखाने की जरूरत है, जहां सभी दलों को साथ लेके चले। विधानसभाओं में तो सभी को, स्थानीय क्षेत्रीय दलों को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। मेरा ये आपसे अपनी सजेशन है, मेरी सही है या गलत, आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका सजेशन। ये जो बड़ा दिल दिखाने वाली बात है, मैं तो अक्सर कहती हूँ कि कांग्रेस को हमेशा यही दबाव डाला गया कि तुम बड़े भाई हो और तुम बड़ा दिल दिखाओ और कम सीटों में मान जाओ, इन्हीं को दे दो, छोटे भाइयों को। लेकिन ये बड़ा दिल दिखाते दिखाते कांग्रेस का खुद का दिल बड़ा हो गया, एनलार्ज हो गया। मतलब वो बीमारी होती है एक दिल बड़ा होने की, और उसमें फिर बड़ा खतरा हो जाता है, कभी भी मौत हो जाती है। तो कांग्रेस खुद ही मरणासन हो गई उस चक्कर में, बड़ा दिल दिखाते दिखाते। इतना बड़ा दिल दिखाया उसने कि वहां भी खत्म हो गई, यहाँ भी खत्म हो गई। सब जगह आप दिल्ली में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, एनी उड़ीसा में देख लीजिए, सब जगह बड़ा दिल दिखाते दिखाते कांग्रेस खत्म हो गई। लेकिन जो आपने कहा कि बड़ा दिल क्षेत्रीय पार्टी को दिखाना पड़ेगा विधानसभा चुनावों में, क्योंकि उनका वहां वर्चस्व है। कई कई जगह सरकारों में भी हैं क्षेत्रीय पार्टियां, तो वो ये कह सकती है कि जहां पे कांग्रेस का प्रेजेंस कम है और क्षेत्रीय पार्टियां मजबूती के साथ है, तो वहां उनको वो डेफिनेटली सीटें ज्यादा ले, लेकिन थोड़ा तो जगह दें। मान लिया अभी दिल्ली में हुआ, केजरीवाल कभी माने ही नहीं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ ले। ममता बनर्जी कभी मानी नहीं, उन्होंने हाथ नहीं रखने दिया अपने वहां पे। और अब जब बुरी तरह मुंह की खाई है, मतलब बहुत बुरी तरह। अब देखिए हारे किस वजह से, वो एक अलग बात है कि एसआईआर से हारे या कैसे हारे, हार तो गए ना अभी। तो केजरीवाल भी हार गए, केसीआर भी वहां पड़े अपने जख्म सहला रहे हैं, ममता बनर्जी भी अपने जख्म सहला रही हैं। तो अब उनको लगा कि यस, थोड़ा सा अगर हम कांग्रेस को स्पेस देते तो शायद इतनी बुरी गत ना होती। अब जो है, अब उनको लगता है कि कांग्रेस के साथ की जरूरत है, क्योंकि अब उनके राज्यों के तो इलेक्शन खत्म हो गए। अब तो 2029 का संसद का इलेक्शन है, अब उसमें उनकी मजबूरी भी है कांग्रेस को स्पेस देना या कांग्रेस के साथ चलना। अगर मेरी गारंटी है कि अगर राज्य की विधानसभाओं की चुनाव अभी 2 साल बाद होते दोबारा से, और उसके बाद होते लोकसभा के, तो केजरीवाल और ममता बनर्जी कभी आने वाले नहीं थे इसके तरफ। लेकिन क्योंकि तमिलनाडु में भी, आपके कलकत्ता में भी, बंगाल में भी और दिल्ली में भी अभी 2029 के बाद ही सब जगह चुनाव होने हैं, तो इसलिए उनको लगा कि अब क्योंकि एक देखिए, कांग्रेस इस टाइम जिसको कहते हैं ना चढ़ता सूरज है कांग्रेस का, तो चढ़ते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं, तो डूबते सूरज को कोई करता नहीं थे, तो तब करते नहीं थे कांग्रेस को। अब कांग्रेस की गड्डी गुड्डी जो कहते हैं ना पतंग उड़ रही है, तो इसलिए सब चाहते हैं कि हम भी इसमें अपना साथ दें, हम भी अपना सहयोग दें, और उनकी भलाई इसी में है। और आप देखेंगे कि राहुल गांधी की जो स्वीकार्यता है वो भी बढ़ रही है। अब लोग ये कहें कि राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? मैं तो मानती नहीं हूं कि राहुल गांधी ने कभी दावा ठोका अपने तरफ से कह के, या कभी ऐसा मौका आया तो राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। वो हो सकता है कि मोदी जी की तरह वहां भी कोई पर्ची से नया निकल के आया प्रधानमंत्री, कि मोदी राहुल नहीं कोई और बने, कोई और बन रहे हैं। तो ये चीज जो है, और ना भी हो तो ये इनके प्रकार, देखिए 100 का आंकड़ा पहुंच चुका है कांग्रेस का, और जिस स्थिति के साथ मजबूती से उभर के कांग्रेस आ रही है इस टाइम, आपकी देखिए इस बार के इलेक्शन में जब कांग्रेस जाएगी, तो वहां कर्नाटक में भी 4 राज्यों में तो साउथ के सरकार है, और एक हिमाचल में सरकार है, 5 राज्यों में सरकार है, झारखंड में गठजोड़ की सरकार है। तो कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ इस बार 2029 के चुनाव में उतरेगी, और जिस तरह से वहां पे संगठनात्मक बदलाव हो रहे हैं, हालांकि बहुत धीमी गति से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वहां पे लोगों का विश्वास बढ़ा है। और जिस तरीके से मोदी सरकार ने देश का बट्टा ढार कर दिया, आप देखिए, चाहे नीट का मसला हो, महंगाई का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, और नया अभी इवन चलिए आस्था को ही मान लें, मतलब जो कि धर्म की रखवाली सरकार मानी जाती थी, कि जिसने तो हिंदू धर्म का रक्षक, तो अब आया है हिंदू राजा।
उस हिंदू राजा ने लूट खाया, उसके उसके जमाने में मंदिर लुट गए। पहले तो गजनवी ने लूटे, अब ये देसी गजनवी पैदा हो गए, किसी ने कहा। बहुत सही कहा, इन देसी गजनवियों ने जो मंदिर लूट के डाल दिए, तो उससे पब्लिक इस टाइम बहुत बुरी तरह बौखलाई हुई है, भन्नाई हुई है, और उनको लगा है कि बस बहुत हो गया। तो ऐसे में कांग्रेस के सशक्त नेतृत्व की जरूरत है, जिसकी की फुटप्रिंट्स, कांग्रेस के फुटप्रिंट्स देश के सभी राज्यों में है। अब मान लीजिए आप ममता बनर्जी के हाथ में कैसे दे देंगे कमान? वो केवल बंगाल में है, और अब तो वो भी नहीं है। अखिलेश के हाथ में कैसे दे देंगे? भले ही उनकी 37 सीटें हैं संसद में, लेकिन क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है अभी भी वो, और ऐसे ही आपका केसीआर है, वो तो कहीं गिनती में दिखाई नहीं दे रहे हैं। नवीन पटनायक है, वो उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। आप कहीं मतलब कौन से स्टेट में देख लीजिए, बाकी स्टेट्स में बीजेपी का कब्जा है। तो इसलिए जो सभी भी जितने भी गठबंधन के, जो ये इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, उनकी एक मजबूरी है कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के झंडे तले। हालांकि कांग्रेस ने ये दावा नहीं किया है, ना कोई उनकी तरफ से कोई कन्वीनर है इस वक्त। ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है हम है चीफ इंडिया गठबंधन के, लेकिन उनको कांग्रेस के नेतृत्व में उनके पीछे चलना पड़ेगा। तो ये बात जो है सबको समझ में आ रही है। और अब क्योंकि, और ये बात भी है, देखिए जिस तरीके से जो बची पार्टियों का जो बचा कुछ अस्तित्व है, जैसे शिवसेना की गति प्राप्त होंगे, नहीं तो सब शिवसेना बिल्कुल खत्म हो चुकी है इस टाइम। पार्टी जो अभी 6 विधायक नए शिफ्ट हुए हैं, उससे जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है पार्टी। आप दिल्ली में देख लीजिए, आवाज आपकी 6 सांसद, विधायक नहीं, 6 सॉरी सांसद। सॉरी, हाँ सांसद। तो सांसदों के जाने के बाद वो मान ली उनका सुपड़ा साफ हो गया, उनका चुनाव के बजाय मोदी ने कर दिया, उनको झाड़ू मार दिए। उसके अलावा आप 7 विधायक सांसद जो हैं आपके तोड़ लिए हैं इन्होंने। बात आ रही है कि सपा के तोड़ने की बात आ रही है, और भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार किसी भी कीमत पे इस वक्त 362 का जादुई आंकड़ा पार करना चाहती है, जिससे कि वो परिसीमन का बिल ला सके। और उसके अलावा उनको जो हिंदू राष्ट्र वगैरह जो घोषित करना है, या संविधान में जो संशोधन करना है, उसकी उनकी तैयारी है। तो उसके लिए अभी और भी पार्टियों को तोड़ा जाएगा। बहुत सारी पार्टियां उनके निशाने पे हैं, और उनको तोड़ा जाएगा, जो भी क्षेत्रीय पार्टी है। तो सबको अब लगता है कि अगर खुद को बचाना है तो एकत्र होना पड़ेगा, किसी एक झंडे के नीचे जाना पड़ेगा। कहते हैं ना कि भाई यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कि अगर एकता में ही शक्ति है। तो एकता की बात जो हो रही है, तो उसमें इसमें जो राहुल गांधी है, अब ये देखना होगा राहुल गांधी और खड़गे जो नेतृत्व का जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है काफी समय से, वो इस आगे इस इंडिया गठबंधन के रथ को कैसे हाँक ले जाते हैं, अच्छी कुशलता पूर्वक हाँक के ले जाते हैं। तो देखिए फिर 2029 में बड़ी मुश्किल होगी मोदी के लिए। अभी से दिखाई दे रहा है कि मुश्किलें सामने हैं। आप भले ही विधायक सांसद तोड़ के और वहां सरकार 362 की बना ले, उससे कोई, पब्लिक का जनमत आपके साथ नहीं, पब्लिक का वोट आपके साथ नहीं है। आखिरकार आपको 2029 में सरकार बनाने के लिए वापस पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, उस पब्लिक के पास जो बहुत बुरी तरह नाराज है आपसे। तो आप कितने भी सांसद 500 कर लीजिए आप इकट्ठे, उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये इसके बारे में मेरा कहना था। दूसरा आपका एक और सवाल था। मीनू जी, मेरा एक सवाल ये है कि अब इस समय जो पोजीशन चल रही है, इस समय आप देख रही हैं कि मोदी जो भी प्लान बना रहे हैं वो चौपट हो जाता है। नोटिस थमा दिया गया है संसद में, केसी वेणुगोपाल ने। इस सब से क्या मोदी की साख बेहद तेजी से गिरी है, बहुत तेजी से साख गिर रही है। इस साख पे और ज्यादा डेंट आता दिख रहा है। जी देखिए, डेंट तो बहुत लगातार लग रहे हैं। आप देखिए ना कि कितने सारे डेंट्स लगातार लग रहे हैं। ये तो आपने अभी प्रिविलेज मोशन की बात बताई कि इसमें देश हतप्रभ रह गया कि जवान शहीद हो गए, और पब्लिक को, दुनिया को पता भी नहीं है कि हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर में। तो ये अगेन धोखे पे धोखा खाई जा रही है पब्लिक। अभी चढ़ावे की जो नाराजगी थी, या चढ़ावे से जो की चोरी का जो शौक लगा था पब्लिक को, अभी उससे तो उभरी नहीं थी पब्लिक। और मोदी जी ने एक ये नया झटका दे दिया कि जो जवान है कि भाई वो शहीद हुए थे, उनका नाम 1-1.25 साल बाद दर्ज हो रहे हैं। वो रोजगारी का मामला, वो रोजगार आप जो 2 करोड़ के रोजगार की नाव पे सवार होके आए थे कि हम तो 2 करोड़ रोज हर साल देंगे पब्लिक को, आप 2 करोड़ क्या 2000 भी नहीं दे पा रहे हैं। पब्लिक मारे मारी फिर रही है, लोगों ने रोजगार ढूंढना खत्म कर दिया है। आपकी नीट जो भर्ती परीक्षाएं होती है, आपकी नीट की तो चलिए मेडिकल की परीक्षाएं हैं, डॉक्टरों की भर्ती की,
डॉक्टर तो वो है कि जो लाइफलाइन है, उसकी जरूरत है दिन रात। उन डॉक्टर्स को आप भर्ती में, उनकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई के लिए डॉक्टरों की जो भर्ती होनी है, वो आप उसमें आप के यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। कौन सा पेपर लीक नहीं हो रहा है? आपने शिक्षा शिक्षा जो है अपने आप में बहुत महंगी है, आम आदमी की पहुंच से बाहर है उच्च शिक्षा। तो बहुत ही कोई बहुत संपन्न लोग हैं, वही अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलवा पा रहे हैं। स्वास्थ्य का जो हाल है वो आप देख रहे हैं, अभी भी वहां एम्बुलेंस दे के आ रहे हैं। और अभी यहाँ आप देखिए उत्तराखंड में, देखिए यहाँ आज भी महिलाएं प्रसव के लिए रास्ते में ही मर जाती हैं पहाड़ों में। उनके उनके ले जाने के लिए साधन नहीं है, कोई वाहन नहीं है उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दे जो। तो आप विदेशों में वाहन दे रहे हैं, यहाँ पे लोग मर रहे हैं घर के अंदर। तो मोदी जी का जो एक तरीके से नहीं, जो एक सबसे बड़ा था हिंदू धर्म रक्षक, हिंदू हृदय सम्राट, उस हिंदू हृदय सम्राट के आंख के नीचे, नाक के नीचे मंदिर लुट रहे हैं। तो मंदिर की लूट ये तो अयोध्या के सामने आ गई शिव कुमार जी। मेरा तो दावा है कि और मंदिरों में भी, जहां भी इन्होंने दावे ठोक रखे हैं, मथुरा काशी, वहां शुरू हो चुकी होगी लूट। क्योंकि जैसे ही ये मथुरा काशी का जो बढ़ाते हैं म्यूजिक, तो जैसे ही ये म्यूजिक बढ़ाते हैं, एक सेकेंड, जैसे ये, सॉरी, देखिए ये जैसे ही म्यूजिक बढ़ाते हैं मथुरा काशी का, तो उसके साथ साथ लोगों का उस मंदिरों में आवक बढ़ जाती है। तो जब श्रद्धालु जिन मंदिरों में जाएंगे, तो उन डेफिनेटली उन मंदिरों में चढ़ावा जरूर आएगा जो श्रद्धालु जाता है। तो मुझे तो ये लगता है कि जितने भी मंदिरों का इन्होंने बना रखा है कि अयोध्या तो झांकी है और मथुरा काशी बाकी है, तो मथुरा काशी का आप खंगाल के देख लीजिए, वहां भी यही चल रहा होगा। खबर तो यहां तक आ रही है, मैं आपका प्रोग्राम देखने से पहले आ रही थी, तो ये कह रहे थे कि इसको ट्रस्ट को भंग करने पे विचार कर रहे हैं मोदी जी, क्योंकि उन्होंने इतने दिन से नाप रहे हैं, वो पब्लिक का गुस्सा जिसको कहते हैं ना, वो डाल के देख रहे हैं धागा कि कितना गहरा है, कितना कितने कितनी, जो कहते हैं ना तेल चेक करना होता है, तो चेक कर रहे हैं कि कितनी गुस्सा होगी पब्लिक। तो वो पब्लिक जो है, पता चल रहा है चारों तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि पब्लिक गुस्से में है कि भाई हमारी आस्था के साथ ये कैसा खिलवाड़। और मोदी जी, हमने आपको तो विश्वास करा था कि आप हिंदू धर्म में सम्राट हैं, हिंदू धर्म का रक्षक। तो याद है मोदी जी जब आए थे, ये कहा गया था, बड़ी बड़ी हेडलाइंस की 800 साल बाद आया है हिंदू राजा देश के अंदर, और उस हिंदू राजा के राज में मंदिर लुट गए, मंदिर का खजाना खाली हो गया, और पता नहीं है चोर कौन है। मैम, कल मैंने महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी के साथ 8 बजे वाले प्रोग्राम में हमारे में लाइव थे। अच्छा। उसमें उन्होंने बताया कई लाख मंदिर हैं जो भाजपा आरएसएस ने कब्जा कर रखे हैं भारत में, कई लाख मंदिर बनाए, बताइए, थोड़े बहुत नहीं। और कहा कि मैं पूरी भारत की सरकार से ये अपील करता हूं कि जितने भी मंदिर भाजपा ने मिलकर घेरे हैं, आरएसएस ने मिलकर घेरे हैं, कब्जा किए हैं, वो सारे मंदिर छुड़वाए जाएं और संत समाज को दिए जाएं। और संत समाज उसका अगर दुरुपयोग करे तो सबके खिलाफ कार्रवाई करो, किसी को मत बख्शो। तो ये जो सब हो रहा है, इस पर क्या मोदी फंसते नजर आ रहे हैं? चाहे वो पाकिस्तान से बैठक हो किस दबाव में की, या फिर अन्य कोई बात हो, तो क्या वास्तव में फंस रहे हैं? मोदी जी तो बहुत बुरी तरह फंसे पड़े हैं। आपको दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि खबरें बहुत जोर शोर से खबरें फैली हुई हैं, और मैंने तो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे सुना है, वहां के बड़े बड़े जर्नलिस्ट को बताते हुए कि भारत और पाकिस्तान की बातचीत चुपचाप गुपचुप बातचीत श्रीलंका के हिल्टन होटल में चल रही है। वहां पे हमारे राम माधव, जो संघ के सबसे बड़े दूत हैं, वो वहां पे, वो और एक और बताया गया है कौन, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, जो वहां पे वहां के बड़े अफसरों से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि जो मोदी जी ने जो सिंधु जल रोका था ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि हम प्यासा मार देंगे पाकिस्तान को, और ये कर देंगे और वो कर देंगे, वो बात हो रही है कि हम आपके लिए ये पानी खोल देते हैं, और जो है आप एयर स्पेस खोल दीजिए, क्योंकि हमारी जो हवाई जहाज उड़ते हैं भारत की एयरलाइंस के, वो विदेश जाने के लिए उनको लंबा रास्ता पार करके जाना पड़ता है सेंट्रल एशिया से, तो आप खोल दीजिए उनको। तो उनकी बात हो रही है, मतलब क्यों? क्योंकि ट्रंप ने इनके गले में अंगूठा डाल रखा है कि तुम्हें पाकिस्तान के साथ सुलह करनी पड़ेगी। जो मोदी जी जो बात बता रहे हैं ना, ये जो हिज एक्सीलेंसी कर रहे थे, वो इसीलिए कर रहे थे, घिघिया रहे थे जो मोदी जी। तो वो अभी जो आपकी बात, तो आप मोदी जी तो किसी
जो कहते हैं ना कि मुंह दिखाने लायक है नहीं, भले ही विदेशों में घूमते रहे अपनी जेब उतारने के लिए। यहाँ क्या आप विदेश नीति के मुद्दे पे आप आपकी ये जो आपकी घरेलू नीति, जो कि अब धार्मिक नीति, हम तो ये मानते हैं कि आपको खाली धर्म का धंधा करना आता था अच्छे से, उस धर्म के धंधे की भी पोल खुल गई। और अभी जो आप कह रहे हैं कि मंदिर कब्जे में, मंदिर तो इन्होंने जैनों के भी कब्जा रखे हैं। जैनों के भी 2000 मंदिर है, अब उसमें भी पता, अब सारा ही हिसाब हो रहा है, तो भाई लगे हाथ ये भी हिसाब हो जाना चाहिए कि जैनों के कितने मंदिर हिंदुओं के कब्जे में है। तो हिसाब अगर हो तो फिर सभी चीज का हो हिसाब, एक चीज का क्यों करना। लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अब जो है, अब जो मंदिर है, अब देखिए कब जो ये बार बार बात करते हैं ये संघ वाले कि जो जितने भी मंदिर कब्जे में हैं, जैसे कि वैष्णो देवी का कब्जे में है, मतलब राज्य सरकार उसका प्रबंध देखती है। तिरुपति का मंदिर है, साउथ इंडिया के सारे बड़े मंदिर सरकारी कब्जे में है, मतलब सरकार के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वहां पे, और वहां पे पूरा बाकायदा चंदा वंदा चोरी का ऐसा कोई धंधा होता नहीं है, पूरा उनका बाकायदा सिस्टम बना हुआ है। तो ये कहते हैं कि ये गलत है, हिंदुओं के हाथ में दे दो, ये इन मंदिरों को क्यों ले रखा है सरकारी हाथ में। आप कल्पना करिए कि इन हिंदुओं को, आप तिरुपति का मंदिर देखिए, जहां मतलब अयोध्या से तो 50 मैम, गुना ज्यादा। ये वहां इतना सोना चढ़ता है, इतना पैसा आता है, सबसे धनाढ्य मंदिर है, वहां तो कुछ नहीं होता। वहां तो कभी ये चर्चा नहीं आती। वहां थोड़ी प्रसाद को लेके आई थी, वो भी तब आई जब किसी बीजेपी के ही नेता ने वहां हस्तक्षेप किया। तो क्या हमारे इधर के जो हिंदी बेल्ट के मंदिर हैं या उत्तर भारत के मंदिर हैं, जहाँ अक्सर ये होता, बीच में चर्चा थी केदारनाथ में सोने का जिक्र हुआ कि परत चढ़ेगी कि ये चढ़ेगा, वो गायब हो गया, पता नहीं लगा वो कहाँ गया। तो हमारे इधर क्यों, जबकि हम बताते हैं हम ज्यादा सनातनी हैं, हम ज्यादा धार्मिक हैं। हमें लगता है कि दक्षिण भारत के लोग ज्यादा धार्मिक हैं, ज्यादा ईमानदार हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होने का उन्हें गर्व है अपने आप पर। जी बिल्कुल, आप देखिए ना कि वहां पे आपको इन पैसे को लेके, चंदे को लेके हेरा फेरी की बातें नहीं आती हैं। उसमें सीधी सी बात है, वहां के जितने भी मंदिर हैं उनको जितना भी चंदा आता है, वहां पे उन्होंने बड़ी बहुत सारी एजुकेशन की संस्थाएं, स्वास्थ्य के हॉस्पिटल, वो सब खुले हुए हैं। तो वहां जो चंदा आ रहा है शिवकुमार जी, वो किसी ना किसी पब्लिक के वेलफेयर के काम में इस्तेमाल हो रहा है सीधे, और उसकी बाकायदा ऑडिट होता है, बाकायदा मॉनिटरिंग होती है, उसके ऊपर बाकायदा सरकारी अधिकारी बैठे हुए हैं, और जो जो समाज के भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन पूरा उसमें एक मिक्सचर है कि ताकि वो कंट्रोल रखता है। अब वहां ऐसा नहीं है कि संघ के हाथ में दे दें, वहां पे भी यही हो जाएगा। वो जो एजुकेशन और हेल्थ को लेके जो खर्चे हो रहे हैं वहां पे, या महिलाओं सशक्तिकरण में, बच्चों के पोषण के लिए, उनकी उनकी जो वहां के मठ हैं, जो वहां भी यही यही चल रहा है। मंदिरों में वहां के मठ और मंदिर का जो चढ़ावा है, उनका एक प्रॉपर इस्तेमाल हो रहा है। हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ क्या करा अयोध्या वालों ने, इतना चढ़ावा आया, जो कि कह रहे हैं हजारों करोड़ का चढ़ावा, हेरा फेरी हो गई। अगर ये पैसा वही अयोध्या और पूरे ईस्टर्न यूपी के डेवलपमेंट में लगता शिव कुमार जी, तो पूरा यूपी, ईस्टर्न यूपी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे पछड़ा इलाका है, गरीबी दूर हो जाती उत्तर प्रदेश की। लेकिन नहीं, वो उनको चाहिए मालिकों को, संघ को, कि जो राम को लाए हैं वो चंदा भी खाएंगे। तो भैया जब आप ये राम को लाने की फीस वसूल रहे हैं, आप ये देखिए कितनी मोटी फीस वसूली जा रही है। और अभी मथुरा काशी में देखेंगे, फिर अगर इनके ये फिर इनकी चल गई तो वहां भी यही होगा। लेकिन जो है, इसीलिए जरूरी है कि यहाँ पे सरकार के आदमी यहाँ पे हो, जिसमें कि उनकी जवाबदेही हो, और ऑडिट की जरूरत है। लेकिन अभी जो चल रहा है, जो इस वक्त यहाँ चल रहा है, इसमें तो इनको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। मोदी जी कोई ऐसे अपने रेत में सिर घुसा के बैठ जाएंगे तो उससे राम मंदिर के चढ़ावे की जो चोरी है उसका मुद्दा दब नहीं जाएगा, वो बार बार सिर उठाएगा। लोग बार बार सवाल पूछेंगे कि कहाँ गया और पता क्यों नहीं चला अभी तक, और कोई पता नहीं चला। बड़े बड़े लोग आते हैं शिवकुमार, बड़े बड़े पत्रकारों ने भी दिए थे, बड़े बड़े लेखकों ने भी पैसे दिए थे। मैंने तो सबने फोटो लगाई थी कि जी हमने भी दिए और हमने भी दिए, सबने दिए पैसे। जो आस्थावान है उनको तो बात ही छोड़ दीजिए, जिनकी वास्तव में आस्था थी, जो जैसे आपने बता रहे हैं कि जेवरात, और जिन्होंने सोने चांदी की दान किया, वो तो एक बहुत ही बड़ा दान था उनका। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। सबका लूट ले गए, सबका, और कोई बोल नहीं रहा। शिवपाल जी, मेरा एक सवाल है, आपके जिस भी गांव कस्बे में, शहर में आप रहते हैं और किसी मंदिर में जाते हैं, एक दिन पता चलता है सुबह को कि मंदिर में चोरी हो गई है, प्रतिमाएं चोरी हो गई भगवान की, जेवरात चोरी हो गए भगवान के। क्या होता है सबसे पहले पूरा का पूरा समाज वहां पहुंचता है, हल्ला होता है खूब, और सीधे पुलिस थाने।
एफआईआर लिखवाई जाती है कि जी मंदिर से चोरी हो गई है, और पुलिस आती है, पंचनामा करती है, देखती है सारा क्या है मौका पे, वारदात पे कैसे हुई है, और फिर उसके बाद जो होना होता है पुलिस अपनी तफ्तीश करती है। कई मामलों में बरामद भी हो जाता है चोरी का माल, कई मामलों में नहीं होता। लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ अफसर आ गए, 3 आईएएस अफसर, 2 अफसर, 1 आईपीएस। हाँ भाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। और अभी भी नहीं पता है कि कहाँ गया पैसा, कुछ नहीं पता किसी को। और बेवजह एक 8 बेचारे निचले दर्जे के, वो बेचारे कोई गेटकीपर, कोई ड्राइवर और कोई चपरासी क्या होंगे, उनको, जो कि सबको लग रहा था कि अल्टीमेटली यही होना है। तो इस तरीके के जो आपके प्रपंच है, अब पब्लिक जान गई है कि आप कितने झूठे हैं। नंबर 1 तो आप झूठे हैं, जिससे कि जो अभी जवानों की आपने 1.25 साल तक जो शहादत छिपाई रखी, उससे पता चला कि आप बहुत बड़े झूठे हैं। आप शहादत को भी छिपाते हैं, और तो और जाने दीजिए, और तो पता नहीं क्या क्या छिपा रखा होगा इन्होंने देश के अंदर। आंकड़ों में हेराफेरी करते हैं, जिसको कि विश्व की संस्थाएं मना कर देती है मांगने। आप बंडलबाज है नंबर 1 के, नटवर लाल जिसको कहते हैं। चलिए, तो इसलिए आपको अपना तौर तरीका सुधारना पड़ेगा। जनता भी अपने आप सुधर जाएगी, नेता सुधरे हुए होंगे ना, तो जनता अपने आप सुधर जाएगी। और शिवपाल जी, ये जो राम मंदिर के चढ़ावे का जो चोरी का आया ना मुकदमा, और सब चुप लगाए बैठे, इससे जो छोटे छोटे मंदिर गांव शहर कस्बों में, वहां सबके हौसले बढ़ जाएंगे कि भाई ये तो बढ़िया है, मजा है, मजा करो, कुछ नहीं करने वाली है सरकार। जब ये इतने करोड़ों की चोरी पे कुछ नहीं बोल रही है, तो हम 1000, 2 लाख 2 लाख अगर हम ही उड़ा ले जाएं, तो हमें कौन बोलने वाला है। बड़ी बात तो आपने आप कही देखिए है, आज क्या, बहुत बड़ी चोरी चकारी बड़ी के, बात। मंदिरों के चंदे की चोरी का, चढ़ावे की चोरी का एक नया सिलसिला शुरू होगा। ये नया कुटीर उद्योग शुरू हुआ है अब। आपने बड़ी गंभीर बात की कि अगर इस चोरी में कुछ नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं हुई, तो ये संदेश जमीन तलक चला जाएगा। रुकती तो बात कोई है नहीं, सब नीचे तक जाती है। तो ऐसे में जो आम गांव के छोटे छोटे मंदिर हैं, जहाँ छोटे छोटे मंदिर में चंदा की थोड़ी सी चोरी हो जाए, मंदिर में कोई चोरी हो जाए, तो हंगामा हो जाता है, लाठियां चल जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं, तूने चुराया है, तूने चुराया है। तो वहाँ फिर ये एक कुटीर उद्योग के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा, और लोग मंदिरों की भी चोरी करने लगे। हालांकि मंदिरों की चोरी क्यों करेंगे, उसका एक सीधा कारण है, लोग भुखमरी के कगार पर बैठे हैं। लोगों को जहाँ से पैसा मिलेगा वहाँ से चुराएंगे। तो क्या भाजपा ने इस भुखमरी को रोकने का ये नया यंत्र दिया है कि भैया हम इसमें कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, आगे तुम जानो। और आस्था का जो एक कुरूपित की जाएगी, आस्था पर एक नया हमला होगा। जैसे आज तक कह रहा है कि मंदिर में जो चंदा की चढ़ाने की पोजीशन थी वो बहुत खराब हो गई, और एबीपी न्यूज कह रहा है कि 1.5 गुना हो गया। तो मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि सच कौन है, इधर वाला सच है कि इधर वाला सच है। जब यही फाइनल नहीं कर पा रहे हैं तो जांच में क्या करेंगे। हालांकि टीआरपी सबकी गिरी हुई है, और टीआरपी को लेकर ऐसी ऐसी खबरें चलाई जाती हैं कि बस राहुल जेल जा रहे हैं, कि राहुल गिरफ्तार हो रहे हैं। इतनी घटिया खबरें चलाकर भी प्रधानमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब तो यूट्यूबरों से ज्यादा खराब थंबनेल न्यूज चैनल्स के हैं। वो कह रहे हैं कि यूट्यूबर्स ने हमारा यूट्यूब से खेल खराब कर दिया। तो आप अंदाज कीजिए, मान लीजिए हम बात अपनी ही करें स्पेशल कवरेज न्यूज की, अगर कोई बड़ा चैनल 400 मिलियन व्यूज लाता है और उसके बनस्पति हम 5 मिलियन व्यूज लाएं, उसके 1% व्यूज लाएं, तो हमारी उपलब्धि है। उनके पास इतना बड़ा अमला है, उनके पास इतना बड़ा सिस्टम है, उनके पास हजारों लोगों का स्टाफ है, तो हमारा उनसे कंपैरिजन कैसे। तो मैम ये जो झूठ और सच का खेल आया है, मीडिया ने अगर अपना हाल नहीं सुधारा तो बहुत पीछे चली जाएगी, एक इंडस्ट्री फेल हो जाएगी। और एक इंडस्ट्री फेल होने का मतलब है लाखों लोगों का रोजगार खत्म होना। अब आप देख रही हो कि नए बच्चे मॉस्को में जो जा रहे हैं वो नहीं जा रहे, अब इच्छुक नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं पत्रकारों की हालत बहुत खराब है। ऐसी पढ़ाई पढ़कर भी क्या करें जिसकी एंट्री नहीं हो रही है, लोग गेट पर रोक रहे हैं, पत्रकारों यहीं रुक जाओ, अंदर मत घुसना, पता नहीं तुम पे हिडन कैमरा है, कैसा कैमरा है, मोबाइल चालू है, क्या है। और मोबाइल जमा कराया जाता है, पत्रकार का तो जरूर कराया जाता है, बाकी किसी का हो ना हो। तो इतनी हमारी घटिया पोजीशन। एक टाइम होता था अगर फोन कर दिया है तो अधिकारी गेट पर बोल देता था फला सज्जन आएंगे, उन्हें तुरंत अंदर ले आना। एक टाइम यह है कि हम गेट से बार बार मैसेज कर रहे हैं, मिलने के लिए लिख रहे हैं, अंदर से कहा जा रहा है अभी भीड़ बैठी है, आप यहीं बैठो, लोग आ जा रहे हैं। हमारी आम नागरिक इतनी वैल्यू नहीं रही, क्योंकि हमने खबरों पर काम करना बंद कर दिया, हमने मैसेज पर काम करना बंद शुरू कर दिया, इसलिए हमारा कोई नहीं सुनता। ऊपर से मैसेज आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हो रही है, तुम ये पूछना
कि राहुल गांधी अखिलेश के साथ गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है राम मंदिर के चंदा चोरी पर, वहां पत्रकार को सवाल पूछना चाहिए कांग्रेस का इस पर रुख क्या है, क्या कांग्रेस आंदोलन करेगी, क्या राम मंदिर के चंदे को लेकर कांग्रेस जमीन तक जाएगी, लोगों तक बता, ये कोई नहीं पूछता। उससे ये पूछ रहे हैं मंदिर की चंदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें ये बताइए राहुल गांधी अखिलेश यादव से गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले जाएंगे, इसका लॉजिक क्या, मैं बस एक मिनट में आपसे समझना चाहेंगे। जी, वो अगेन बात बात आ रही है, इस देश की मीडिया का जो हाल है, बिक चुकी है, जिसके नाम निकाले गए, गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया, चरण चुंबक मीडिया, डॉगी मीडिया, और जो मतलब जो कुछ कहा जा सकता है उसको नाम निकाले गए, क्योंकि जो पत्रकारिता जो देश की है वो अपना कर्म भूल चुकी है कि एक्चुअली उनका काम क्या है। पत्रकारिता जो है वो एक सतत विपक्ष की भूमिका निभाता है सरकार में। जो देश लोकतंत्र के अंदर मीडिया की भूमिका है लगातार चौकीदार की भूमिका, कि देखे कि सरकार क्या गलत कर रही है, गलत बात को उजागर करना, उस और जो खबर सरकार छुपा रही है उसको उसको उजागर करना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि सरकार जो गलत कर रही है उसको छुपाना, उस काम में लगी हुई है, और विपक्ष के ऊपर झूठे आरोप लगाने में और विपक्ष से सवाल करने में। जिस मीडिया का काम था सरकार से सवाल करना, वो आज विपक्ष से सवाल दाग रही है, जो अभी आपने पूछा, अभी आपने बताया। तो उनको उनको इस चीज से के लिए ही पैसा मिल रहा है, इस चीज का पैसा मिल रहा है कि सत्ता की चाकरी करो और भाई माल बटोरो। तो एक वहां चढ़ावा चोरी हो रहा है या पैकेज चोरी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, राम नाम जपना, पराया माल अपना, इसी के साथ आगे बढ़ते रहो। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।